जो है वो सरकार के अंगों को इंडिकेट कर रही है। अर्थात सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनका सेपरेशन होना सेपरेशन ऑफ पावर्स कहलाता है। क्योंकि ये जो सेपरेशन पावर्स है ये आपके इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको इसमें दोनों में क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स में अंतर समझना बहुत ज़रूरी था। तो हम ये देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है शक्तियों का बंटवारा, अर्थात विभाजन, या यूं कहें क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स। अब इस बात को समझने की आपको आवश्यकता है। हम ये देखते हैं कि भारत के जो शासन व्यवस्था है उसमें शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। अब ये शक्तियों का जो बंटवारा है वो किसके द्वारा होना चाहिए? संविधान के द्वारा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। संविधान के द्वारा होना चाहिए। और संविधान कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। लिखित संविधान होगा तभी जाकर के शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। तो भारतीय शासन व्यवस्था में जो हमारे यहाँ अभी 12 शेड्यूल है। शेड्यूल्स का मतलब होता है अनुसूचियाँ। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले ये 8 थी, बाद में 9वीं जोड़कर वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। मूल संविधान था तो उसके अंदर ये 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियाँ हैं। इन अनुसूचियों में 7वें नंबर की जो अनुसूची है, 7th शेड्यूल, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। 7th नंबर की जो शेड्यूल है, 7वीं जो अनुसूची है, उस अनुसूची में संविधान के द्वारा, उस अनुसूची में संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया। अर्थात विषय बताए गए हैं कि कौन सा कार्य कौन सी सरकार करेगी और कौन सा कार्य कौन सी सरकार नहीं करेगी। तो हम ये देखते हैं इस 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची हैं। इस 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, या आप उसको विषय बोल दो, विषय/ सूची। वो 7वीं अनुसूची में जो है उनका मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। 7वीं अनुसूची में पहली जो सूची होगी वो होगी केंद्र सूची। दूसरी सूची जो होती है उसको बोलते हैं हम राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, या संघ सूची भी लिखा हुआ आता है इसके अंदर। संघ सूची भी लिखा हुआ आता है और राज्य सूची। और तीसरी जो है वो समवर्ती सूची। अब इसमें भारतीय संविधान के द्वारा सूचियों के अनुसार विषय बांटे गए हैं, ये कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। इसके अंदर लगभग 97 विषय हैं जो आज लगभग 100 के आसपास हो गए। इसमें इसमें 97 विषय हैं ऐसे, जैसे विषय विदेश, वित्त, रक्षा, ये विषय हैं। इसके अंदर 66 थे पहले, अब 61 के आसपास हैं। इन विषयों में जैसे पुलिस, और यहाँ 47 थे, अब यहाँ 52 हो गए। इसके अंदर जैसे शिक्षा। अब आप इसको यूँ समझें कि सबसे पहली जो बात है कि ये 7वीं अनुसूची है, संविधान के द्वारा बनाई गई हुई है। इसके अंदर 3 तरह की सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसके अंदर हमें हमारे संविधान के द्वारा शक्तियों का क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स किया गया है, अर्थात शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान के द्वारा सूची के माध्यम से। तो जो संघ सूची है, पहली सूची जो हमारी है केंद्र सूची या संघ सूची, इसमें 97 विषय हैं और लगभग आज वो 100 हैं। उसमें जैसे विदेश से संबंधित कोई मामला हो,
वित्त से संबंधित कोई मामला हो, रक्षा से संबंधित कोई विषय हो, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, विदेश, वित्त, रक्षा, ऐसे 97 विषय हैं। अगर इन विषयों पर कानून बनाना होगा तो भारतीय संसद अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो इस पे कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अर्थात हम यूँ कहें कि भारतीय संसद को उस पर कानून बनाने का केवल और केवल अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। इसके आगे चलते हैं। चूँकि भारत के अंदर फेडरल सिस्टम में दो तरह की सरकारें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जिस प्रकार से केंद्र में संसद कानून बनाती है, उसी प्रकार से दूसरी सूची जो होगी वो होगी राज्य सूची। इस राज्य से संबंधित जो विषय होंगे उन पे कानून बनाने का अधिकार संबंधित राज्य की विधानसभा को होगा या वहाँ के विधानमंडल को होगा। और इसके अंदर जब पुलिस एक विषय है तो पुलिस पे कानून बनाने का अधिकार संबंधित राज्यों को भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अनुसार बांटा गया। अगला जो विषय होगा या अगली जो सूची होगी वो है समवर्ती सूची, कनकॉर्ड लिस्ट। कनकॉर्ड लिस्ट, इस कनकॉर्ड लिस्ट में अभी 52 विषय हैं। इन विषयों में जैसे एक शिक्षा का विषय, एजुकेशन का जो विषय है वो हमारे समवर्ती सूची में रखा गया है। किस में रखा गया है? वो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार यहाँ तो हुआ स्टेट को, और यहाँ C+S = सेंटर और स्टेट दोनों को है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जब कभी किसी कानून को लेकर दोनों में अगर कंट्रोवर्सी हो जाती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि समवर्ती के विषय जो हैं, जैसे शिक्षा एक विषय है समवर्ती का, उस विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। लेकिन जब कभी इन दोनों के मध्य अगर कंट्रोवर्सी होती है, कंट्रोवर्सी मतलब इनके विरोधाभास अगर होता है, तो विरोधाभास की स्थिति में या टकराव की स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सेंटर का कानून क्या होगा? मान्य होगा। अगर विरोधाभास आता है, विरोधाभास अगर आता है तो उस स्थिति के अंदर सेंटर का कानून ही मान्य होगा, अर्थात सेंटर का कानून मान्य माना जाएगा। तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स ये एक बेसिक विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था की और भारत में पाई जाती है। इस क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स शक्तियों के बंटवारे के लिए संविधान का लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। और शक्तियों का बंटवारा कोई केंद्र सरकार नहीं करती है, बंटवारा किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा। और भारत के अंदर ऐसा बंटवारा हमें 7वीं अनुसूची के अंदर नज़र आता है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, संघ सूची बोलेंगे उसको, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें जो विषय होंगे उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, यहाँ जो विषय होंगे उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। समवर्ती जो सूची के विषय हैं, जैसे हमें फॉर एग्जांपल लिया शिक्षा का विषय, इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। लेकिन जब कानून को लेकर अगर विरोधाभास हो जाए या मतभेद हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होगा। इसके अलावा भी एक सूची होती है, वो होती है अवशिष्ट सूची। जैसे मैंने आपको बताया कि विश्व के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है अमेरिका। इसके साथ साथ अन्य देश भी हैं, जैसे कनाडा। कनाडा के अंदर भी संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन वहाँ के संघात्मक शासन व्यवस्था में और हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था में अंतर है। वहाँ जो अवशिष्ट विषय होते हैं, अर्थात 3 सूचियों के अलावा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसके अलावा कोई विषय अगर बचता है तो भारत में अनुच्छेद 248 के तहत, आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट सूची का एक कंसेप्ट रखा गया है। अवशिष्ट सूची का एक कंसेप्ट रखा गया है, अर्थात इनसे बची हुई सूचियां या इनसे बचे हुए विषय अनुच्छेद 248 के तहत इस सूची के अंतर्गत आएंगे। अब कनाडा के संविधान के अंदर ये अवशिष्ट सूची पे कानून बनाने का अधिकार
अवशिष्ट सूची पे कोई भी विषय है, जैसे मान लो भारत के अंदर साइबर क्राइम, साइबर अपराध जो एक विषय है, उसको इन विषयों में नहीं रख सकते क्योंकि उसका नंबर यहाँ आएगा। तो साइबर क्राइम के ऊपर कनाडा के अंदर या अवशिष्ट विषय के जो सूची विषय होंगे उन पे कानून बनाने का अधिकार वहाँ के राज्यों को है, कनाडा के अंदर। कनाडा में अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार वहाँ के स्टेट्स को है, राज्यों को है, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भारत में अवशिष्ट सूची के जो विषय हैं, फॉर एग्जांपल जैसे साइबर क्राइम, अगर इस पे हमें कोई कानून बनाना हो तो हमारे यहाँ साइबर क्राइम पे कानून बनाना अगर हो तो हमारे यहाँ अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सुरक्षित किया गया है, अर्थात केंद्र सरकार को सौंपा गया है। हम यूँ कह सकते हैं कि अवशिष्ट सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो भारत में किसके पास में है? केंद्र सरकार के पास में। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स शायद आपके समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था की चौथी विशेषता हुई जो भारत के संविधान में हमें नज़र आती है। आगे चलते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अगली जो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए भारत के संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करी गई है। इसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट्स होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक्करण है, ऐसा आर्टिकल 50 में कहा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 जो है उसमें कहा गया है कि भारत जिस हमारा देश है ऐसी व्यवस्था करेगा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या हो, पृथक्करण होना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 50 में बताया गया। वो इसलिए कि इससे न्यायिक पुनरावलोकन आराम से हो सके। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था की जो अगली विशेषता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, भारत की शासन व्यवस्था में मौजूद है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर जो फेडरल सिस्टम के लक्षण हैं वो इसमें भी हमें नज़र आते हैं। अगला और लास्ट जो बिंदु है संघात्मक शासन व्यवस्था को पहचानने का, वो ये है कि जो हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, राज्यसभा, उसके अंदर राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। किसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो भारत में जो संसद होती है उस संसद के दो अंग माने गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा तो डायरेक्ट जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, जबकि राज्यसभा होती है वो स्टेट्स का करती है, राज्यों का करती है। तो भारत के संविधान की शेड्यूल 4 में चौथी अनुसूची के अंदर, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन किया गया है और उस आवंटन का आधार है जनसंख्या। 1971 की जनसंख्या के अनुसार उसमें रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के आधार पर फिक्स किया गया है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो द्वितीय सदन होता है, उस सदन होता है जिसको हम हमारे यहाँ राज्यसभा कहते हैं, उसका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो भारतीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि राज्यसभा भी है और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी है। ऐसा हमारे 4th जो शेड्यूल है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो एक संघात्मक शासन व्यवस्था की श्रेणी में आती है। अंतिम जो विशेषता है इसकी वो है दो तरह की सरकारें, दो तरह की सरकारें होनी चाहिए। तो भारतीय शासन व्यवस्था में देखते हैं कि क्या ये भारत में
दो तरह की सरकारें हमें नज़र आती हैं। हाँ बिल्कुल नज़र आती हैं। एक दो तरह की सरकारें हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहली जो सरकार होगी उसको बोलेंगे हम केंद्र सरकार, और दूसरी सरकार जो होती है उसको बोलते हैं हम राज्य सरकार, अर्थात राज्यों की सरकारें। तो भारत के अंदर केंद्र सरकार जो संघ सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो तो एक ही है, लेकिन जितने राज्य हैं उन राज्यों के अनुसार अलग अलग राज्य में राज्य सरकारें भी हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था की जो बेसिक विशेषताएं होती हैं या आधारभूत लक्षण जो होते हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था में या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडियन फेडरल सिस्टम जो है वो फेडरल है, अर्थात भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक है। संघात्मक है। सवाल आपके एग्जाम में आए कि भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक है, क्यों, समझाइए। तो हमें ये लिखना होगा कि हमारे यहाँ ये शासन व्यवस्था के लक्षण हैं, इसलिए भारत की शासन व्यवस्था फेडरल सिस्टम की श्रेणी में आती है। जो बेसिक विशेषताएं हैं वो मैंने आपको यहाँ लिख दी हैं, इनको आप अपने संविधान में देखें। प्रमुख जो विशेषताएं होती है संघात्मक की वो मैंने यहाँ लिखी हैं। लिखित संविधान है, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, दो तरह की सरकारें, और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ऐसा हमें हमारी शासन व्यवस्था में नज़र आता है। तो हम इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था में एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, फिर इसका निष्कर्ष करेंगे। थैंक यू।